हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समूह मन, ग्रुप माइंड, ये ली बाओ की अवधारणा है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द क्राउड्स। इसमें उन्होंने अपने इस सिद्धांत को दिया है। समूह मन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति भीड़ में होता है, जब ढेर सारे लोगों के साथ होता है, तो उसका जो स्वयं का मस्तिष्क होता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जब जो सबके मिलने से जो मस्तिष्क बनता है, जो आइडियोलॉजी बनती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो समूह मन में क्या है कि व्यक्ति का जो स्वयं के विचार है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, बल्कि समूह जो कहता है वो इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि समूह के द्वारा बहुत ही निंदनीय कार्य किए जाते हैं, जैसे लोगों को पीट पीट के मार डालना। ठीक है, निर्दोष को पीट के मार डालना या फिर किसी को जिंदा जला देना। ठीक है, ये समूह करता है। तो समूह मन में जब व्यक्ति चला जाता है, समूह में चला जाता है, तो उसकी स्वयं की जो कार्य करने की बुद्धि की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, और समूह के कहने पे भी वो क्या होता है, उसका मस्तिष्क भी वैसे ही हो जाता है। तो समूह मन का सिद्धांत किसने दिया? ली बाओ ने दिया था। समूह विवाह, ये मार्गन की अवधारणा है। ग्रुप मैरिज, इसमें क्या होता है कि दो समूह होता है, एक स्त्रियों का समूह, एक पुरुषों का समूह। ठीक है, स्त्रियों के समूह में ढेर सारी स्त्रियां हैं और पुरुषों के समूह में ढेर सारे पुरुष हैं। तो इसमें से ये मान लीजिए है मिस्टर एक्स, इनके जो पत्नी है, समूह की प्रत्येक स्त्री इनकी पत्नी होगी। ठीक है, ये आज इनके साथ रह सकते हैं, कल उनके साथ रह सकते हैं, परसों उनके साथ घूम सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कोई स्त्री है, उसके ये समूह के प्रत्येक पुरुष से क्या होंगे, उसके पति होंगे, तो आज वो किसी के साथ रह सकती है। इस तरह से चीज़ें हैं, तो ये समूह विवाह हो गया। फिर समूह व्यवहार, ग्रुप बिहेवियर। समूह व्यवहार में क्या होता है कि व्यक्ति जब झुंड में कोई कार्य करता है, जैसे हॉकी की कोई टीम हो गई, क्रिकेट की कोई टीम हो गई, ठीक है, कोई नृत्य चल रहा है, समूह नृत्य चल रहा है, उसी तरह से कोई और भी काम जो समूह में किया जा रहा है, तो समूह में व्यक्ति रहकर जो कार्य करता है, जो व्यवहार करता है, वो क्या हो गया? समूह व्यवहार। फिर देखिए घृणापरक अपराध क्या है? हेट क्राइम्स। घृणापरक अपराध का मतलब होता है कि जब कोई अपराध प्रजाति, धार्मिक और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर किए जाते हैं। ठीक है, यानी यदि स्त्रियों को इसलिए पीटा जाता है कि इसके पास तो अकल नहीं है, घुटने में अकल होती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो पूर्वाग्रह से युक्त जो कहावतें हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये घृणापरक अपराध है। ठीक है, यानी यदि एक पुत्र अपनी पत्नी को इसलिए मारता है कि उसका पिता भी अपनी पत्नी को मारता था, यानी उसकी माँ को, तो क्या हो गया? वो घृणापरक अपराध हो गया। ठीक है, तो जो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपराध किए जाते हैं वो घृणापरक अपराध हो गया। ऑनर किलिंग हो गई। ठीक है, ये भी घृणापरक अपराध है। सुखवाद क्या है? देखिए, हेडोनिज्म। सुखवाद का मतलब होता है कि इसमें प्रत्येक कार्य जो है वो सुख की इच्छा से किए जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा चश्मा है कि जो व्यक्ति सुखवादी होता है वो प्रत्येक कार्य को सुख के लिए करता है, चाहे वो अपराध करना हो, चाहे वो एजुकेशन करनी हो। ठीक है, जिसमें उसको सुख मिलता है, जिस शिक्षा में वो ऐसे ही शिक्षा को ग्रहण करता है। ठीक है, जो भी कार्य है जिससे उसको एंजॉय मिलता है, चाहे वो अपराध हो चाहे वो अपराध ना हो, वो वही कार्य करता है। तो सुखवाद क्या है? ये एक ऐसा चश्मा है जिसमें व्यक्ति केवल वही कार्य करता है जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र देखिए क्या है? हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। इसमें वो जो बहुत ही पुरानी सामग्री है, जैसे 50 वर्ष या उससे भी पुरानी कोई सामग्री है, कोई कहानी है, कुछ ऐसा है, कोई घटना है, उसको हम लेते हैं सामान्यीकरण करने के लिए। ठीक है, यानी अकबर के शासनकाल में भी जब महामारी आई थी तो उसके बाद ये हुआ था, इसीलिए आज जो महामारी आई है इसके बाद ये होगा। यदि ऐसे हम कहा जाए तो ये क्या होगा? ये हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी उस समय ऐसा हुआ था तो इस समय भी उस परिस्थिति में ऐसा होगा। ठीक है, तो हम सामान्यीकरण जब इस ढंग से करते हैं तो क्या होगा? ऐतिहासिक समाजशास्त्र। प्रतिलोम विवाह देखिए क्या है? जब कोई उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसको हम प्रतिलोम विवाह या हाइपोगेमी कहते हैं। ठीक है, और शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के विवाह में 21 पीढ़ियाँ अपवित्र हो जाती हैं। ठीक है, और उसमें जो जन्म लेने वाला पुत्र होता है वो पैशाच होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं कि प्रतिलोम विवाह पूरी तरह से अनुबंधित, यानी उसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, और अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह में
निम्न जाति की स्त्री होती है, उच्च जाति का पुरुष होता है, और शास्त्रों में अनुलोम विवाह की अनुमति है, ठीक है, लेकिन प्रतिलोम विवाह को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। इदम यानी ईड, ये फ्रायड की अवधारणा है। तो देखिए फ्रायड ने बोला है कि जैसे उन्होंने सामाजिकरण का जो सिद्धांत दिया था, इदम अहम पर अहम, ठीक है। तो पर अहम क्या था, वो सामाजिकृत स्व था, ठीक है। अहम क्या था, वो वास्तविक धरातल का स्व था, ठीक है। और इदम जो था वो जैविक स्व था, यानी एक व्यक्ति में जो जानवर प्रवृत्ति होती है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई छल कपट नहीं होता और किसी से बहुत ज़्यादा शर्म नहीं होती, कहीं पे भी कुछ भी निकाल के वो खाने लगता है, ठीक है। आधा गिराता है, आधा खाता है, फिर हाथ में भी लग जाता है। तो ये क्या हो गया, ये इदम है, ठीक है। तो अभी व्यक्ति में सामाजिक स्व नहीं उत्पन्न हुआ है, अभी वो इदम है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे वो ज़मीन पे लोटपोट शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जैविक प्रवृत्ति जो जानवरों की प्रवृत्ति होती है, जैसे जिससे हमारा जन्म हुआ, जिससे हम विकसित होते चले आए हैं, वो चीज़ उसमें हावी होती है, ठीक है। तो यही इदम है। इदम क्या होता है, जैविकी होता है। इदम में ना तो सोशल होता है, ना ही वास्तविक धरातल की चीज़ें होती हैं, ये केवल जैविकी होता है। ये किसी भी तरह से अपनी आत्मतुष्टि चाहता है, सुख चाहता है, उसके लिए इसको समाज की परवाह नहीं होती, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही घटिया क्राइम कर देते हैं, ठीक है। तो उनमें जो इदम की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो उसी प्रवृत्ति में ज़्यादा रहते हैं इदम, और वो सोशल जो चीज़ें हैं इससे थोड़ा कम जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, वो घटिया से घटिया क्राइम जैसे रेप वगैरह जो करते हैं वो इदम की प्रवृत्ति के हावी होने पर करते हैं, ठीक है। फिर देखिए भारत विद्याशास्त्र क्या है, इंडोलॉजी। भारत विद्याशास्त्र का मतलब होता है कि जब हम भारत के जो शास्त्र हैं, जो वेद है, जो पुराण हैं, जो उसमें कहानियाँ हैं, जो मिथक हैं, इनको जब हम लेते हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, उनको सामान्यीकरण के लिए लेते हैं, उन चीज़ों का जब हम एक साक्ष्य के रूप में लेते हैं, तो वो क्या हो गया, भारत विद्याशास्त्र, ठीक है। जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमको क्या होगा, साक्ष्य की ज़रूरत है, तो हम शास्त्रों में कुछ चीज़ें हैं तो उसको हम ले लेंगे कि हाँ यहाँ पे ये है इसलिए ये सत्य है, तो वो इंडोलॉजिकल हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।